बिहार बोर्ड के लिए 12th क्लास रेगुलर वीडियो अपलोड करेंगे फिजिक्स का। आज हम क्लासिकल फिजिक्स का जो पहला चैप्टर होता है हम उसको स्टार्ट करने जा रहे हैं और आपको लगभग क्रैश कोर्स के माध्यम से हम बिहार बोर्ड का हर एक टॉपिक के बाद टॉपिक लाइन बाय लाइन हम एक्सप्लेन कर देंगे वीडियो के माध्यम से। अगर आपको नहीं समझ में आएगा तो आप कमेंट कर पूछ सकते हैं। तो इस तरह हम आज 12th क्लास फिजिक्स का पहला चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स स्टार्ट कर रहे हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स स्थिर वैद्युत। पहले बात करते हैं हम स्थिर वैद्युत की। अगर कोई भी चीज़ समझ में नहीं आएगा तो वो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों के साथ शेयर करें। हम बात करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यानी क्लासिकल फिजिक्स का, यानी फिजिक्स को दो ब्रांच में, जो बेसिक वाला पहले लेक्चर 1-2 था उसका हम वीडियो अपलोड कर दिए हैं और जिसको देखना है वो देख सकता है। तो हम बात करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रो का मतलब ये है और उसके बाद स्टैटिक्स। स्टैटिक्स का मतलब होता है स्थिर है और इलेक्ट्रो मतलब इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ समझना स्थिर वैद्युत, इसका मतलब है स्थिर वैद्युत किसे कहते हैं? तब भौतिक विज्ञान की वह शाखा, ये फिजिक्स की शाखा, इसलिए फिजिक्स बोल रहे हैं, यानी भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत आवेश, जो आवेश का मतलब होता है प्लस और माइनस क्यू, ये आवेश जो है विराम में रहकर आकर्षण या विकर्षण का गुण उत्पन्न करता है, इसका अध्ययन फिजिक्स के जिस शाखा में करते हैं उसी शाखा को इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कहते हैं। थ्योरी समझ में नहीं आएगा, कॉन्सेप्ट आपको समझाने के लिए हम इस चैप्टर का पहला ही क्वेश्चन बनेगा कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स किसे कहते हैं। तो आपको समझने के लिए यही है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स भौतिक विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत आवेश विराम में रहकर आकर्षण या विकर्षण का गुण उत्पन्न करता है। यानी अगर प्लस प्लस चार्ज रहेगा तो यह क्या करेगा? विकर्षण करेगा। अगर प्लस और माइनस रहेगा तो यह क्या करेगा? अट्रैक्शन करेगा, आकर्षण करेगा। और ये इसी का अध्ययन जिस शाखा में करते हैं उसी शाखा को क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कहते हैं। लेकिन इसमें आवेश विराम अवस्था में रहेगा, यानी रुका हुआ आवेश क्या स्टडी करेंगे। इसीलिए हम इस चैप्टर का जो पहला स्टार्ट कर रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। अब इसके अंतर्गत हम क्या पढ़ेंगे? तो लेक्चर नंबर 1 हम, अगर आपको परिभाषा लिखना है तो हम लिख रहे हैं, लिख सकता है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स किसे कहते हैं। ऐसे 2-4 बार दोहरा लेते हैं तो लिखने के तो आप लिख सकते हैं कॉपी कलम लेकर। भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत आवेश विराम में रहकर, विराम बोलना है क्योंकि स्टैटिक्स है और स्थिर है, विराम में रहकर आकर्षण या विकर्षण का गुण उत्पन्न करता है। इसका अध्ययन जिस शाखा में करते हैं, उस शाखा को इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कहते हैं। ये 2 शब्द से मिलकर बना है, ऐसे लिखो, यह पर आप चेंज करके लिखना, यह 2 शब्द से मिलकर बना है, इलेक्ट्रो प्लस स्टैटिक्स से, जिसका शाब्दिक अर्थ विराम में आवेश होता है। बस यहाँ तक स्क्रीनशॉट लो, या फिर हम लिखा भी दिए, या फिर 2 बार 3 बार बोलते हैं तो वो भी नोट कर सकता है। जो स्टूडेंट रेगुलर बनना चाहता है तो वो वीडियो को जरूर देखें। ये था, आप स्क्रीन एक शॉट ले लें।
चलिए आगे बढ़ रहे हैं। अब बात करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का जो पहला लेक्चर है, इसमें हम आज एक्सरसाइज की बात करते हैं। तो आज स्टार्ट करेंगे चार्ज एंड फील्ड, इलेक्ट्रिक चार्ज। इसका पहला ही इलेक्ट्रिक, ELECTRIC, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। फील्ड इसका मतलब हुआ विद्युत आवेश और क्षेत्र। और एक्सरसाइज फर्स्ट का जो पहला है यूनिट वो स्टार्ट कर रहे हैं, विद्युत आवेश और क्षेत्र। आज टोटल वीडियो इसी पर रहेगा, चार्ज के बारे में कि चार्ज का खोज किसने किया, कब किया, कैसे किया, इसके अंदाज से ही आगे चलेगा। और इस पर आवेश का गुण थोड़ा मतलब कुछ टॉपिक लेते चलेंगे एक लाइन से। ये एक्सरसाइज नंबर 1 का दे दो और अब स्टार्ट करें। पहला है विद्युत आवेश। अब समझते हैं चार्ज होता क्या। चार्ज का परिभाषा अलग अलग माध्यम से देता है। चार्ज कहने का मतलब है अगर अट्रैक्शन और विकर्षण। चार्ज का तो मूल पहचान क्या था, प्रतिकर्षण। ऑब्जेक्टिव पूछता कि किसी वस्तु में आवेश है या नहीं है, उसको पता करने के लिए अट्रैक्शन हर एक वस्तु करता है, लेकिन उसको पहचानने के लिए रिपल्सन होना बहुत जरूरी है। तो चार्ज में वो गुण पाया जाता है। इसलिए चार्ज का पूछेगा आवेश का मूल पहचान क्या है, तो प्रतिकर्षण है। अट्रैक्शन में द्रव्यमान भी कर सकता है, ये भी अभी अंतर पाएंगे, लेकिन मूल पहचान क्या होता है, प्रतिकर्षण होता है। प्रतिकर्षण का मतलब हुआ एक तरफ से एक साइज में आना। जैसे तुम लोग देखी होगी कभी कि चुंबक को दो भाग तोड़ देते हैं और चुंबक को जब टूटा हुआ भाग को उसे लेकर आते हैं तो कभी नहीं सकता, दोनों एक तरफ से अट्रैक्शन होने आती है, सच में वे नहीं करता, तो प्रतिकर्षण होने लगता है। इसी तरह हम यहाँ बात करते हैं, अगर प्लस चार्ज है, ये भी प्लस चार्ज है, कि इसमें क्या होगा, समान, इसी को बोलते हैं समान आवेश। समान आवेश और समान आवेश के बीच क्या होता है, प्रतिकर्षण होता है। अगर ये भी माइनस क्यों, ये भी माइनस क्यों रहेगा, तो फिर भी क्या होगा, प्रतिकर्षण ही होगा। तो एक आवेश एक वस्तु में उपस्थित जो गुण पाया जाता है, वह आकर्षण और विकर्षण का जो गुण उत्पन्न करता है, उसी को क्या कहते हैं, चार्ज कहते हैं। तो चार्ज का डिफिनेशन ये नहीं, ऐसे नहीं देना, कुछ नियम के अनुसार देना, फिजिक्स का जो साइंस का रूल होता है उसके अनुसार कुछ टॉपिक बना कर दो। जैसे कहेगा आवेश किसे कहते हैं, आवेश किसी पदार्थ का हुआ गुण है। आवेश हर एक पदार्थ में मौजूद रहता है। आवेश किसी पदार्थ का हुआ गुण है जिस गुण के कारण पदार्थ आकर्षण या विकर्षण का गुण उत्पन्न करता है, उसे आवेश कहते हैं। इतना को तो बोलना है, आवेश किसी पदार्थ का, इसका भी एक गुण है। आवेश किसी पदार्थ का हुआ गुण है जिस गुण के कारण पदार्थ आकर्षण या विकर्षण का गुण उत्पन्न करता है, उसे क्या कहते हैं, चार्ज कहते हैं। जैसे हम लोग बचपन में कभी ऐसे ऐसे करते थे, या इसका मतलब है इलेक्ट्रॉन कोई ग्रहण कर रहा, कोई ले रहा। इसका मतलब जब यहाँ ऐसे मार दो, घर्षण करा देते, घर्षण कराने के बाद जो धरती पर लगाते हैं और भाषा ये खींच लेता। अगर ये खींच रहा है तो बुद्धि लगाओ, जो इलेक्ट्रॉन को एब्जॉर्व करते हैं यानी खींचता है, आकर्षण करता है, उसमें क्या होता है, ऋण आवेश बनाता है। और जो इलेक्ट्रॉन को त्याग देता है इसको कहते हैं धन आवेश। तो ये इसमें चार्ज में आ जाएगा। तो चार्ज कितने, इसी गुण के आधार पर चार्ज दो प्रकार के होते हैं। तो पहले हम चार्ज का परिभाषा लिख रहे हैं, ये दो प्रकार के होते हैं, धन आवेश और ऋण आवेश। तो आप देखते हैं, पहला चार्ज की बात करते हैं। आवेश किसे कहते हैं, पहला ही क्वेश्चन है आवेश। इंग्लिश भी लिखेगा चार्ज, CHARG। फिजिक्स का बिहार बोर्ड का एक नियम देखें कि फिजिक्स का क्वेश्चन जैसे आवेश कभी नहीं लिखकर कहेगा चार्ज किसे कहते हैं, और चार्ज हिंदी में भी लिख देता ऐसे, चार्ज, चार्ज किसे कहते हैं, इस तरह। अदर और क्वेश्चन है जैसे वेलोसिटी वाला पढ़ाई है उसमें, तो ये होता अपवाह वेग, संवहन वेग, ड्रिफ्ट वेग, इंग्लिश में देता, इसीलिए इसका इंग्लिश भी लेकर चलना जरूरी है। आवेश किसे कहते हैं, आवेश का परिभाषा होगा किसी पदार्थ का वह गुण है, वह गुण है जिस गुण के कारण आवेश किसी पदार्थ का वह गुण है जिस गुण के कारण पदार्थ, जिस गुण के कारण पदार्थ आकर्षण या विकर्षण का गुण उत्पन्न करता है, गुण उत्पन्न
करता उसे आवेश कहते हैं। आवेश किसी पदार्थ का हुआ गुण है जिस गुण के कारण पदार्थ आकर्षण या विकर्षण का गुण उत्पन्न करते हैं, उसे चार्ज कहते हैं। बस इतना कुछ लिखना। अब यहाँ से क्वेश्चन है, पैरा आप चेंज करके लिखो, पैरा आप चेंज करके लिखो। आवेश दो प्रकार के होते हैं, यानी टाइप्स ऑफ टू चार्ज। आवेश दो प्रकार के होते हैं। पहला लिखना 1 नंबर में, धन आवेश, इसी को बोलते हैं पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज। और दूसरा है ऋण आवेश, इसको बोलते हैं निगेटिव चार्ज। अब ये दोनों बताएंगे, उसके बाद फिर इसका खोज पर चलेंगे। ये दो को लिखो या स्क्रीनशॉट ले लो, जरूर नहीं लिखो। स्क्रीनशॉट ले लो। चलिए मिटा रहे हैं हम इसको। अब बात करते हैं धन आवेश की। 1 नंबर का धन आवेश प्लस क्यू चार्ज। धन आवेश किसे कहते हैं? तो धन आवेश को समझो। धन का मतलब होता है जिसके पास धन दौलत होना चाहिए, और जिसके पास धन दौलत रहेगा वो क्या करेगा? बांटेगा गरीब दुखिया को। इसका मतलब अगर कोई पदार्थ इलेक्ट्रॉन को, मैन जड़ है, किसी भी पदार्थ बना है तो वो छोटा छोटा इलेक्ट्रॉन परमाणु से मिलने से बना। इसका मतलब उसमें इलेक्ट्रॉन है सभी कण में। इसका मतलब जब कोई पदार्थ इलेक्ट्रॉन को त्याग करता तो उसी वस्तु में धन आवेश उत्पन्न होता। अगर ये समझ में नहीं आ रहा है तो ये बेसिक समझो कि किसान और मालिक की बात बीच क्या होता है कि जब किसान को रुपया नहीं पुरता है तो वो मालिक से कर्जा मांगता है। जब कर्जा मांगता है तो मालिक के पास, मालिक इसीलिए वो है, उसके पास धन दौलत ज्यादा है, जमीन है, इसलिए वो मालिक है। वो कभी भी आपत्ति करेगा तो वो दे सकता है, इसलिए वो मालिक है। इसका मतलब मालिक अपने किसान को खेती करने के लिए कुछ रुपया देते हैं, इसका मतलब वो धनवान है, इसलिए वो धन आवेश होते हैं। इसका मतलब जो इलेक्ट्रॉन को त्याग करता है ना तो उस पर क्या आता है? धन आवेश। अगर कोई पदार्थ, और पदार्थ की बात करते हैं, मान लो ये पदार्थ अगर ये इलेक्ट्रॉन को त्याग कर रहा है, इस पर कौन सा आवेश उत्पन्न होगा? तो धन आवेश। अब ये त्याग करेगा तो कोई तो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा। जैसे हम यहाँ घर्षण करा रहे हैं, हो सकता है हमारे केस से भी इलेक्ट्रॉन निकल रहा है तो केस मेरा धन आवेश होगा। मान लो इसमें प्रवेश कर रहा है तो ये ऋण आवेश हुआ, और जो ऋण आवेश रहता है वो इलेक्ट्रॉन को खींचता। मतलब अगर हम मान लो पेन या फिर स्केच से जब सूखे बाल पर हम घर्षण कराते हैं, हमारे केस से इलेक्ट्रॉन निकल जाता है, और जब निकलता है हमारा केस क्या हुआ? धन आवेश, और इसमें इलेक्ट्रॉन प्रवेश कर गया, इसका मतलब ये ऋण आवेश हुआ। अब इतना को बुद्धि काम करना चाहिए कि जिससे इलेक्ट्रॉन निकलता है, या इसी को कहते हैं त्याग, जो इलेक्ट्रॉन को त्याग करता है उस वस्तु पर ऋण धन आवेश उत्पन्न होता है। अब जो त्याग करेगा तो कोई तो ग्रहण करने वाला होगा। जैसे मालिक है, वो पैसा देगा तो कोई किसान को देगा ना, तो वो किसान क्या हुआ? ऋण आवेश, और वो कर्जा में डूब जाता है, इसी ऋण आवेश को बोलते हैं कर्जा। हमारे पर किसान बोलता है 10 लाख का कर्जा है, इतना लाख का कर्जा है, नहीं दे पा रहे हैं, तो वही होता है कर्जा का मतलब ऋण आवेश आ गया। तो अगर कोई वस्तु इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर लेता है तो उस वस्तु पर ऋण आवेश उत्पन्न हो जाता है। यही समझाना था बस। धन आवेश का मतलब जब कोई वस्तु इलेक्ट्रॉन को क्या करता, त्याग करता, तो उस वस्तु पर धन आवेश उत्पन्न हो जाता है। बस इतने लिखना। जब कोई वस्तु इलेक्ट्रॉन को त्याग करता तो उस वस्तु पर धन आवेश उत्पन्न होता। ये धन आवेश का सिंबल है, ठीक है ना? धन आवेश उत्पन्न हो जाता। अब बताओ, किसी के पास पैसा अगर वो गरीब को दे रहा खत्म नहीं होगा। इसी से बिहार बोर्ड एक अंदर से क्वेश्चन घुमा कर पूछता है, क्या किसी वस्तु में धन आवेश उत्पन्न होने पर उसका द्रव्यमान घटेगा या बढ़ेगा? अब तुम बताओ, तुम्हारे पैकेट में 1 लाख रुपये, मान लो 1 लाख छोड़ो, 10 रुपया खुला है, और तुम 1 रुपया किसी को देगा तो तुम्हारा जेबी का वजन घटेगा या बढ़ेगा? बिल्कुल, एक्चुअली वो क्या हुआ? खुला पैसा सिक्का है, अगर वो 1 रुपया निकाल कर देगा तो उसका वजन घटेगा। यहाँ से क्वेश्चन घुमा कर पूछता है कि किसी वस्तु में धन आवेश उत्पन्न होने से, ये वस्तु इसमें धन आवेश उत्पन्न होने से इसका द्रव्यमान क्या होगा?
घटेगा, बढ़ेगा, अपरिवर्तित या क्या रहेगा, ऐसे ऑब्जेक्टिव पूछता है। तो अगर धन आवेश जिस वस्तु में उत्पन्न होता है उसका द्रव्यमान बिल्कुल घटेगा, हमेशा याद रखना घटेगा, और यही ऑब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट वाला है। और यहाँ से और कहेगा धन आवेश को दर्शाते हैं क्यों लेस देन, एक नंबर में, दूसरा क्यों ग्रेटर देन, दोनों इनमें से कोई नहीं। जो इलेक्ट्रॉन को दान करता है, दान करेगा जो धनवान होगा, और यह इसका मतलब ये जीरो से ग्रहण कर रहा है, और क्यों का मतलब होता है बड़का भाई छोटका को देता है। इसका मतलब कि धन आवेश को क्यों ग्रेटर देन जीरो से भी दर्शाते हैं, ऐसे पूछ सकता है। दो क्वेश्चन हो गया, धन आवेश उत्पन्न होने से उसका द्रव्यमान हमेशा घटेगा, धन आवेश को क्यों ग्रेटर देन जीरो से दर्शाते हैं, बस इतना याद रखो। ये छापो, उसके बाद ऋण आवेश, यानी आवेश दो प्रकार के होते हैं, धन आवेश और दूसरा अभी बचा है ऋण आवेश। आगे बढ़ रहे हैं, ऋण आवेश की बात करते हैं। ऋण आवेश जब कोई वस्तु इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करते हैं, उसमें त्याग था, इसमें ग्रहण है, ग्रहण करते हैं, तो उस वस्तु पर ऋण आवेश उत्पन्न हो जाता है। इसे क्यों लेस देन जीरो से दर्शाते हैं, अब किसी वस्तु पर ऋण आवेश उत्पन्न होने से, मान लो ये वस्तु, इस वस्तु पर ऋण आवेश उत्पन्न होने से इसका द्रव्यमान क्या होगा, ऋण आवेश उसी को कहता है जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा। अब मान लो तुम्हारे जेब में पहले से 1 रुपया और तुम किसी से कर्जा ले रहा एक खुला रुपया, 2-4 रुपया, तो बताओ तुम्हारा जेब में वजन होगा ना, इसका मतलब ऋण आवेश उत्पन्न होने से इसका द्रव्यमान क्या होता है, बढ़ेगा, इसका मान हमेशा क्या होगा, बढ़ेगा। ये मेरा चार्ज था, ये स्क्रीनशॉट ले लो। चार्ज दो प्रकार के होते हैं जिनमें हम बता दिए, पहला धन आवेश और दूसरा ऋण आवेश। अब बात करते हैं कि चार्ज का कोई खोज करने वाला तो भी होगा, इस पर तो हमने किया, डायरेक्ट टॉपिक पर आ गए। तो आप समझने के लिए आपको ये समझाते हैं, पहले स्क्रीनशॉट ले लो। चलिए, पहला बात करते हैं आवेश की खोज की। यहाँ से आप लोग नोट पॉइंट स्टार्ट कीजिए, नोट पॉइंट। बहुत टीचर रिमेंबर पॉइंट भी लिखता, हम नोट पॉइंट लिखते हैं, रिमेंबर पॉइंट भी लिखता। तो नोट पॉइंट के अंतर्गत देखा जाए नजरिया से, तो जो आवेश का खोज हुआ था विद्युत विच्छेदन से, विद्युत विच्छेदन का मतलब हुआ बिजली लाया आवेश के द्वारा, यानी विद्युत विच्छेदन, उसके द्वारा 300 ईसा पूर्व में हुआ था, 300 ईसा पूर्व, और जो था उसका नाम दिया था एम्बर। एम्बर भी लिखता, कहीं कहीं एम्बर भी रहता, एम्बर, एम्बर या एम्बर था। लेकिन धीरे धीरे आगे चलते गया, और एक और यूनानी वैज्ञानिक था जिसका नाम था यूनानी वैज्ञानिक, और ज्यादा यही क्वेश्चन पूछा जाएगा कि आवेश का खोज किसने किया था, यूनानी वैज्ञानिक थेल्स ने किया था। थेल्स पूछेगा, थेल्स किस देश का था, यूनान देश का था, और उन्होंने आवेश का खोज किया था, और यह जब किया था उस समय का था 600 ईसा पूर्व, 600 ईसा पूर्व था। इसी समय ईसा मसीह के जन्म से पहले बोल सकते हैं, ईसा मसीह के जन्म से पहले, यानी यूनानी वैज्ञानिक थेल्स ने किया था, और 600 ईसा पूर्व ईसा मसीह के जन्म से पहले, यानी पहले भी 300 पूर्व में हुआ था। एम्बर नाम दिया था उसका, और उसी एम्बर को बाद में जो सबसे अच्छा से पता लगाने वाला वैज्ञानिक था, यूनानी वैज्ञानिक थेल्स था। इसका मतलब आप लोग से क्वेश्चन पूछेगा कि आवेश का खोज करने वाला कौन है, तो आवेश का खोज थेल्स ने किया था। ठीक, अब यहाँ से क्वेश्चन आता है कि यह कब किया था, 600 ईसा पूर्व ईसा मसीह के जन्म से पहले। थेल्स कहाँ का था, यूनान का था, ग्रीस यूनान।
अब यहाँ क्वेश्चन है कि आवेश तो खोज कर दिया, लेकिन वो ये नहीं बता पाया कि एगो धन आवेश होता है, एगो ऋण आवेश होता है, उसके गुण के हिसाब से। अब उसके गुण के हिसाब से बताने वाला वैज्ञानिक का नाम है, ये वाला पहले नोट पॉइंट लिख लो, नीचे दिख रहा है तो नीचे लिख देते हैं, नहीं इसे मिटा कर लिख रहे हैं, ठीक। अब इसका खोज थेल्स ने किया था, जैसे तुम लोग सेल का खोज किसने किया था, रॉबर्ट हुक ने किया था 1665 में, ठीक उसी प्रकार से ये भी 65 है, लेकिन वह मृत कोशिका का खोज किया था। इसी प्रकार यहाँ समझना कि ये भी खोज किया था, आवेश का खोज करने वाला थेल्स है, लेकिन ये नहीं बताया कि धन आवेश होता है ऋण आवेश होता है। जैसे वो मृत किया था, फिर वो जीवाणु का करने वाला ल्यूवेन हो गया था, इसमें भी वही कंडीशन चल रहा है। ये सिर्फ बता दिया कि मतलब आवेश होता है, यानी आवेश बस इतने को गुण है, लेकिन गुण के हिसाब से ये बांटा नहीं था कि एगो प्लस चार्ज होता है एगो माइनस चार्ज, बस ये कथन नहीं दिया था। अब ये कथन देने वाला कोई अलग व्यक्ति। अब आवेश का खोज में आवेश को दो भागों में कितने बांटा, अब यहाँ से क्वेश्चन पूछता आवेश के खोज में दो भागों में कितने बांटा, दो भागों में किसने बांटा। आवेश का खोज थेल्स ने किया था, लेकिन आवेश को दो भागों में किसने बांटा, तो ये है पहला धन आवेश और दूसरा ऋण आवेश। धन और ऋण आवेश के बारे में किसने बताया, तो उसका नाम है अमेरिकी वैज्ञानिक, उसका नाम था अमेरिकी वैज्ञानिक बेंजामिन फ्रैंकलिन। बेंजामिन फ्रैंकलिन जो आवेश को दो भागों में बांटा था, प्लस चार्ज और माइनस चार्ज कहने वाला, वो अमेरिकी वैज्ञानिक बेंजामिन फ्रैंकलिन था। अब इसकी कहानी थोड़ा सुन लो। जो बेंजामिन फ्रैंकलिन था, उन्होंने धातु के तार के द्वारा पतंग उड़ा रहा था। जब पतंग उड़ा रहा था, आप लोग अष्टम का शायद साइंस के भी पढ़े होंगे, इसके वो कहानी है। वो पतंग उड़ा रहा था, लेकिन तड़ित चालक के कारण वो जब मौसम मतलब हल्का घटा फटा था, जब बारिश होने लगा तो तड़ित चालक ऊपर से तड़का, और उसके धातु के तार होने के कारण आसमान से जो तड़ित चालक गिरा, उसके तार के माध्यम से उसके पूरा शरीर में ही आ गया था बिजली, जिसके कारण इस बेंजामिन फ्रैंकलिन का क्या हो गया, मृत्यु हो गया था। यह चार्ज का ही खोज कर रहा था कि ऊपर से कितना चार्ज अथी है, इसी के बारे में पता लगाने में इसकी मृत्यु हो गया था। हमारे लिए बहुत अच्छा काम करके गए थे। तो आवेश का खोज थेल्स ने किया था, लेकिन आवेश को दो भागों में किसने बनाया था, धन और ऋण आवेश, किसने कहा था, अमेरिकी वैज्ञानिक बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। बस आगे चल रहे हैं, अब नोट पॉइंट आगे लिखते जाओ। ये हो गया खोज के बारे में। अगला टॉपिक है आवेश का पूरा नोट पॉइंट लिखाते हैं। आवेश है क्या, कौन सी राशि, पहला नोट पॉइंट इस तरह देखते हैं आगे। अब पूरा चार्ज के बारे में बता दिए, किसने खोज किया, कितने प्रकार के थे। अब नोट पॉइंट स्टार्ट करते हैं और इससे ऑब्जेक्टिव गिरता है। पहला नोट पॉइंट है आवेश को क्यों द्वारा सूचित किया जाता है, छोटी बड़ी दोनों लिख सकता है, क्यों द्वारा सूचित किया जाता है। नोट नंबर 2 लिखना, आवेश का असाई मात्रक कुलम्ब होता। तीसरा नोट पॉइंट लिखना, आवेश का असाई मात्रक कुलम्ब होता है, यानी कुलम्ब को सी से लिखते हैं। आवेश एक अदिश राशि है। चौथा, आवेश का बीमा एटी या आईटी होता, एटी या आईटी होता। पांचवा नोट पॉइंट लिखना आवेश के बारे में, समान आवेश के बीच प्रतिकर्षण बल कार्य करता है। और छठा पॉइंट लिखना,
समान आवेश का मतलब समझ रहा है ना, मतलब प्लस क्यों और प्लस क्यों, या फिर माइनस क्यों या फिर माइनस क्यों, ये समान है। छठा पॉइंट लिखना, ऊपर ही लिख देते हैं, ऊपर वाला लिख लो पहले, उसके बाद लिख देते हैं। हो गया, समान आवेश के बीच प्रतिकर्षण। इस समान आवेश को ऐसे भी लिखा देता है, Q1 माइनस Q2 बराबर 0। ये इसके बीच कौन सा बल कार्य करेगा, तो बुद्धि लगाना, इस माइनस को उधर भेजेंगे तो Q1 बराबर क्या होगा Q2। ये समान आवेश हो गया, समान आवेश के बीच क्या होगा, विकर्षण बल कार्य करता है। और अगला लिखना, हो गया, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखो, असमान आवेश के बीच, असमान आवेश के बीच आकर्षण, इन्वर्टेड कॉमा पैक आकर्षण, इस प्रतिकर्षण को लिखना होता है विकर्षण भी कहा जाता है, विकर्षण। कहीं कहीं प्रतिकर्षण लिखा मिलेगा, कहीं कहीं विकर्षण, इसलिए वो समान आवेश के बीच आकर्षण बल कार्य करता है। वो समान आवेश क्या हुआ, एक हुआ प्लस चार्ज और एक हुआ माइनस चार्ज, ये दोनों के बीच हमेशा क्या होगा, अट्रैक्शन होगा। कहेगा आवेश किससे किधर की ओर निकल कर जाता है, तो प्लस चार्ज से हमेशा माइनस की ओर होता है। इसकी दिशा भी पूछेगा तो प्लस चार्ज है और माइनस चार्ज, इसकी दिशा क्या होगा, तो हमेशा इधर की, यानी माइनस में से अगर नहीं समझ में आ रहा तो बुद्धि लगा कर रखना, माइनस वाला को लड़की समझो और प्लस वाला को लड़का समझो, और लड़की के जाल में हमेशा लड़का फंस जाता है, क्योंकि उसका अट्रैक्शन बड़ा खराब होता है, इसलिए याद रखना इसे। चलिए, इतना हो गया कंप्लीट। और वो समान आवेश को कैसे सूचित करते हैं, तो वो समान आवेश को Q1 प्लस Q2 बराबर 0 द्वारा सूचित करते हैं। अब इसको हल करना होगा। मान लो Q1 है, ये बराबर के उधर जगह क्या होगा, माइनस Q2, ये एगो प्लस एगो माइनस है, इसका मतलब क्या होगा, अट्रैक्शन करेगा। यस, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, जल्दी लिखो। और लास्ट 3-4 पॉइंट और छूट रहा है, ये ऑब्जेक्टिव डायरेक्ट यहाँ से आएगा। अब कहेगा कि आवेश किसी वस्तु के सतह पर उपस्थित होता है। आवेश कोई भी वस्तु, ये भी है ना, इसके सतह पर ही उपस्थित होगा, ये याद रखना, ऑब्जेक्टिव पूछता है। अगला है, आवेश का मात्रक दो तरह से होता है, जो आवेश का सिज्जस मात्रक होता है और उसी अनुसार आवेश का मात्रक दो प्रकार, आवेश का मात्रक ऐसा ही लिखो। पहला, आवेश का सीजीएस मात्रक, सीजीएस मात्रक, सेंटीमीटर ग्राम सेकंड, सेंटीमीटर ग्राम सेकंड। और दूसरा आता है, इसमें होता है आवेश का सीजीएस मात्रक होता है ईएमयू, और एगो चुंबकीय मात्रक होता है, एगो विद्युतीय मात्रक होता है। तो इसके अनुसार हम चल रहे हैं। आवेश का ऐसा मात्रक दो तरह, सीजीएस मात्रक होता है ईएसयू, और दूसरा होता है ईएमयू। पूछेगा आवेश का असाई मात्रक के अनुसार, यहाँ लिख सकते हैं सीजीएस मात्रक कितने प्रकार के थे, दो प्रकार के। सीजीएस मात्रक दो प्रकार का है, पहला ईबीसीजीएस, इसके अंतर्गत भी यही है। तो आवेश का सीजीएस मात्रक ईएसयू होता है और दूसरा ईएमयू होता है। आप लोग का मन में क्वेश्चन उठता होगा, ईयर है क्या, ई हुआ इलेक्ट्रो, इसका पूरा नाम भी लिख लो इधर, इलेक्ट्रो स्टैटिस, यूज हो गया यूनिट, विराम में आवेश, या और दूसरा हुआ इलेक्ट्रो मैग्नेटिज्म, मैग्नेटिज्म यूनिट, चुंबकीय मात्रक, इसको बोलेंगे विद्युत चुंबकीय मात्रक, चुंबकीय मात्रक, और इसको बोलेंगे स्थिर वैद्युतीय मात्रक, स्थिर वैद्युतीय मात्रक।
अब इसी को स्टेट कूलम भी बोलते हैं। या पूछेगा आवेश का सीजीएस मात्रक क्या होता है, ESU या स्टेट कूलम। स्टेट COLOUM कूलम। अब यहाँ से क्वेश्चन पूछता है कि एक कूलम में कितना ESU या स्टेट कूलम। तो ई वाला संख्या याद रखना, एक कूलम बराबर, हमेशा याद रखना, एक कूलम बराबर 3 गुना 10 पर पावर 9 ESU या इसी को स्टेट कूलम बोलते हैं। स्टेट कूलम को ST से लिखते हैं, स्टेट कूलम SC। एक कूलम बराबर 3 गुना 10 पर पावर 9 ESU, ये एकदम याद रखना, ये VVI है। और दूसरा है कि एक, ले लो स्क्रीनशॉट, उसके बाद बोलते हैं। चलो अब हो गया। अब इधर बताते हैं, एक EMU बराबर, एक MU बराबर कितना होता है, एक MU बराबर 10 कूलम। 10 कूलम है, ये घेर देगा, लेकिन तब एक कूलम बराबर कितना, यहाँ समझो, एक कूलम बराबर कितना होता है, याद रखना 3 गुना 10 पर पावर 10 EMU या इसी को AB कूलम बोलते हैं, AB कूलम। ये दुगुन एकदम याद रख लेना, रट्टाफिकेशन करके, जैसे भी रट्टाफिकेशन मारना, जैसे भी याद करना। एक कूलम में कितना स्टेट कूलम या ESU होता है, 3 गुना 10 पर 9 ESU। एक कूलम में कितना होता है EMU में, बस ये चुंबकीय मात्रक है, ये विद्युतीय मात्रक है इसका। इतना कर लो, कंप्लीट हो जाएगा। हो गया। आगे अगला क्वेश्चन पूछता है क्या ऑब्जेक्टिव में, कि किसी वस्तु में धन आवेश उत्पन्न होने पर द्रव्यमान क्या होगा। नहीं, धन आवेश नहीं, स्पेशल बोलेगा, सिर्फ बोलेगा किसी वस्तु में आवेश उत्पन्न होने से, आवेश उत्पन्न होने से द्रव्यमान क्या होगा। किसी वस्तु में आवेश उत्पन्न, आवेश इन्वर्टेड कॉमा होने से द्रव्यमान क्या होगा। द्रव्यमान देखो, आवेश में ये नहीं बोल रहा है कि धन आवेश उत्पन्न होगा या ऋण आवेश उत्पन्न होगा, सिर्फ बोल रहा है कि वस्तु उसमें धन और ऋण नहीं का, अगर सिर्फ आवेश उत्पन्न होने से क्या होगा। अगर धन आवेश उत्पन्न होगा तो द्रव्यमान घटेगा, ऋण आवेश उत्पन्न होगा तब बढ़ेगा। इसका मतलब सिर्फ आवेश बोल रहा था, आवेश के अंदर दोनों आएगा, धन और ऋण दोनों, इसलिए आवेश उत्पन्न होने से द्रव्यमान क्या होगा, आवेश बोल रहा, स्पेशल दोनों प्रकार नहीं बोल रहा था। इसका मतलब द्रव्यमान घट या बढ़ सकता, घट या बढ़ सकता, सिंपल से बढ़ सकता। हाँ, इस पर दोनों प्रकार दे देगा, अगर ऋण कहेगा तो बढ़ेगा, धन कहेगा तो घटेगा, लेकिन आवेश बोल रहा है घट या बढ़ सकता। अगला अगर कहेगा धन आवेश उत्पन्न होने से क्या होगा, बढ़ेगा, लिख लो बढ़ेगा, और ऋण आवेश उत्पन्न होने से क्या होगा, घटेगा, बढ़ेगा और घटेगा। इतना ऑब्जेक्टिव चार्ज के बारे में है। अब इससे बाहर उतना भी दिमाग मत लगाना, जितना वो कंप्लीट है क्रैश कोर्स के अनुसार उतना छाप लो। अब स्टार्ट करते हैं। अब आ रहा है टॉपिक 2 नंबरिया के अनुसार। अगला टॉपिक इसी के अंतर्गत पढ़ते हैं, मतलब पढ़ने के इसमें 4 पॉइंट है, लेकिन हम पढ़ेंगे 3 है, क्योंकि बिहार बोर्ड के अनुसार। अब कहता है कि कोई किसी वस्तु को आवेशित करने, आवेशित कहने का मतलब होता है प्लस माइनस, किसी वस्तु को आवेशित करने की विधि कितने होते हैं। तो किसी वस्तु को, पहला क्वेश्चन ही लिख लो, किसी वस्तु को आवेशित करने की विधि, किसी वस्तु को आवेशित करने की विधि। फर्स्ट विधि है तो यहां लिख लेगा, किसी वस्तु को आवेशित करने की निम्नलिखित विधि है, किसी वस्तु को आवेशित करने की निम्नलिखित, लिख लो निम्नलिखित विधि है। पहला लिखना, फर्स्ट विधि में जो विधि है घर्षण विधि, घर्षण विधि। घर्षण विधि में क्या है, तो ये घर्षण विधि को समझो, तुम लोग को घर्षण बल भी पढ़ाया होगा 9th में, 12th है, 11th में भी अच्छा से टॉपिक है इसका है। तो घर्षण कहने का मतलब क्या है कि दो वस्तु है, घर्षण करने के लिए हमें दो वस्तु की है,
और दो वस्तु क्या करते हैं, एक वस्तु दूसरे वस्तु पर जब गति कराते हैं तो उस एक वस्तु दूसरे वस्तु पर गति क्या, उसके सतह को गति कराते हैं। नहीं समझ में आ रहा तो मान लो ये दो स्केज है, जब एक स्केज पर दूसरे वस्तु को गति कराते हैं तो एक स्केज से इलेक्ट्रॉन निकलकर दूसरे स्केज में जाता है और दूसरे इलेक्ट्रॉन कुछ इलेक्ट्रॉन को खींच लेता है। तो जो इलेक्ट्रॉन को खींचता है वह ऋण आवेश होता है और जो इलेक्ट्रॉन को त्याग करता है वह धन आवेश होता है। इतने समझो, उसी को घर्षण विधि कहते हैं। तो घर्षण विधि है क्या, घर्षण विधि जब दो वस्तु को एक दूसरे के सतह पर गति कराया जाता है तो एक वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकलकर दूसरे वस्तु में जाता है और जिस वस्तु में जाता है वह ऋण आवेश हो जाता है और जिस वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकलता है वह धन आवेश हो जाता है। इसे घर्षण विधि कहते हैं। नहीं समझ में आया, फिर से समझो। जैसे मेरा केस ये है, जब दो वस्तु, हमेशा दो वस्तु, घर्षण के लिए न्यूनतम वस्तु दो, जब दो वस्तु के एक दूसरे के सतह पर, मेरा ये बाल का सतह है और ये एक दूसरे पर गति कराते हैं तो गति कराने से एक वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकलकर दूसरे वस्तु में जाता है और जिस वस्तु में जाता है वह धन आवेश और जिस वस्तु से निकलता है वह ऋण आवेश होता है। इसे घर्षण विधि कहते हैं। तो लिखते हैं घर्षण विधि क्या है, तो जब दो वस्तु को एक दूसरे के सतह पर, एक दूसरे यहाँ, ठीक है, जब दो वस्तु को एक दूसरे के सतह पर गति कराया जाता है तो, जब दो वस्तु को एक दूसरे के सतह पर गति कराया जाता है तो एक वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकलकर दूसरे वस्तु में जाता है, जिस वस्तु में जाता है वह ऋण आवेश एवं जिस वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकलता है वह धन आवेश हो जाता है। ये लिख लो, स्क्रीनशॉट ले लो, इसका कुछ प्रोसेस लिखाएंगे अभी। हो गया, स्क्रीनशॉट ले लो देखो। चलो अब नीचे लिखना, जैसे पहला लिखो जैसे में, यानी ये प्लस है और ये माइनस है। पहला लिखना एक नंबर में कांच को, जब किससे कांच रहेगा तो हमेशा रेशम लिखो, रेशम की धागे। दूसरा नंबर लिखना ऊन, ऊन को किससे कराते हैं तो आप लोग जानते होंगे, ऊन लेंगे, ऊन के साथ एवोनाइट का छड़ एगो दिखता होगा, ऊन के साथ हमेशा एवोनाइट का छड़ लेगा। छड़। और अगला लिख लो थर्ड नंबर, बुद्धि लगाकर भी कर सकता, सूखा बाल। अब सूखा बाल के साथ क्या करता, कंघी, कंघी क्या प्लास्टिक का, सूखा बाल प्लास्टिक की कंघी। बाल हमेशा धनावेशित होता है और प्लास्टिक क्या होता है ऋणावेश, इसीलिए यहाँ ये लिख दिया। यार बुद्धि लगा लेना, कांच हमेशा धनावेश होगा जब रेशम के धागे से एवोनाइट को छड़, जब उषम से रगड़ते थे एवोनाइट हमेशा ऋणावेश होता है, लेकिन उन क्या होता है धनावेश होता है। यार ऑब्जेक्टिव पूछेगा, और इसका ऑब्जेक्टिव कैसे पूछता है कि जब कांच को रेशम की धागे से रगड़ा जाता है
तो कौन धन आवेश उत्पन्न होता है? तो यहाँ हम दिखा दिए पहले ऑब्जेक्टिव। कौन क्या होगा? धन आवेश। रेशम क्या होगा? ऋण आवेश। जब एवोनाइट को छड़ को ऊन से रगड़ा जाता है तो एवोनाइट का छड़ होगा तो ऋण आवेश होगा। जब प्लास्टिक कंघी को सूखे बाल पर रगड़ा जाता है तो बाल होगा धन आवेश। ऋण आवेश क्या? तो बताओ ना, धन आवेश। अब धन आवेश क्यों होती है इसका रीजन पहले बताए थे। धन आवेश करने का मतलब उससे इलेक्ट्रॉन निकलता है और जिससे इलेक्ट्रॉन निकलता है वह धन आवेश, एयर ग्रहण कर लेता है, इसलिए ये सब ऋण आवेश है। कोई दिक्कत? अगला विधि चल रहा है। अगला है आप लोग का चालन विधि। घर्षण के बाद है चालन। चालन विधि को समझने के लिए अच्छा है कि जब एक आवेशित वस्तु के संपर्क में, ऐसे लिखते हैं, जब एक आवेशित चालन है तो एक जगह से दूसरी जगह जाएगा तो आवेशित में ना, जब एक आवेशित वस्तु के संपर्क में अनावेशित वस्तु को लाते हैं, जिस विधि द्वारा अनावेशित वस्तु पर आवेश उत्पन्न होता है उसे चालन विधि कहते हैं। चालन विधि में क्या होगा कि दो वस्तु को सटाकर हटा दिया जाए। मान लो एक 4 कूलम आवेश है और -2 कूलम आवेश है। इससे बिहार बोर्ड को भी देखो, एक 4 कूलम आवेश, एक -2 कूलम, दोनों को सटाकर हटा दिया तो कितना कूलम आवेश बचेगा दोनों वस्तु में? एक वस्तु में 4 कूलम आवेश और दूसरे वस्तु में -2 कूलम आवेश है। दोनों वस्तु को सटाकर हटा दिया जाए तो दोनों वस्तु में कितना आवेश बचेगा? तो कुछ नहीं करना, इसका सूत्र रहता है Q1 + Q2 बटे 2। तो पहले दोनों को जोड़ो, 4 प्लस क्या होगा 2, तो यहाँ तक माइनस है, घटेगा कितना हुआ 2, 2 बटे 2 काट दो, कितना हुआ 1 कूलम। इसका मतलब इसका सूत्र लिख लेगा Q1 Q2 बटे 2, 1 कूलम होगा दोनों वस्तु में 1 कूलम, इसलिए क्योंकि एक प्लस और माइनस है। 4 में से ऐसे भी बुद्धि लगा, 4 में से 2 जाएगा कितना बचेगा 2, 2 बटे 2 करो, एक प्रत्येक में 1 कूलम आवेश बचेगा। ये हुआ फॉर्मूला। और लास्ट विधि है प्रेरण विधि। स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है, वीडियो रोक कर मिटा दिए। प्रेरण विधि थर्ड है प्रेरण। प्रेरण विधि में क्या होता है? नाम है प्रेरण। जब आवेशित वस्तु के सामने किसी अनावेशित वस्तु को रखते हैं तो उस अनावेशित में विपरीत प्रकृति का आवेश उत्पन्न हो जाता है, जिसे प्रेरण विधि कहते हैं। जब आवेशित वस्तु के सामने रखते हैं, सिर्फ सामने, जब आवेशित वस्तु के सामने अनावेशित वस्तु को रखते हैं तो अनावेशित वस्तु पर दिख रहा है, अनावेशित वस्तु पर विपरीत प्रकृति, ये वाला ध्यान रखना, विपरीत प्रकृति के